नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, हमने पिछली वीडियो में 16 महाजनपदों के बारे में बात की। 16 महाजनपदों के अंतर्गत आने वाले राजतंत्र के बारे में वे गणतंत्र के बारे में बातें की। ठीक है, पिछली वीडियो जो बनी थी वो राजतंत्र और गणतंत्र उनके अंतर्गत आने वाले राजा, उनकी राजधानियां, उनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बातें की, उनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातें की। अब जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आपको जो जानकारी दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, वो महाजनपद टॉपिक 6, क्या महाजनपदों का टॉपिक 6 है। इसमें मैं इनके आर्थिक जानकारी, सामाजिक जानकारी, भौगोलिक जानकारी, व्यापारिक जानकारी, ठीक है, इनके अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं महाजनपद टॉपिक 6। महाजनपद टॉपिक 6, इससे पीछे महाजनपदों के मैंने 5 वीडियो बना चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी इन 5 वीडियो को आप देख सकते हैं, उनके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। बात करते हैं आर्थिक विकास की, किसकी? 16 महाजनपदों के अंतर्गत होने वाले आर्थिक विकास की जानकारी। केवल याद रखना, 16 महाजनपदों की आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, इसकी जानकारी हमें किन किन चीजों से मिलती है। भाई, जो इनमें 16 महाजनपदों में आर्थिक विकास हुआ, इस चीज के बारे में हमें जानकारी किन किन चीजों से मिलती है? तो वो जानकारी मिलती है पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपात। क्या? पाणिनि जी की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपात के अनुसार, किसके? बौद्ध ग्रंथ है सुत्तनीपात के अनुसार कि खेती की 2 और 3 बार जुताई होती थी। अब ये मैं वो महत्वपूर्ण चीजें या वो महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातें कर रहा हूं जिनके ऊपर 16 महाजनपदों से क्वेश्चन बनते हैं और पेपरों में आते हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 16 महाजनपदों में खेती की 2-3 बार जुताई किसके माध्यम से हमें जानकारी मिली? तो वो माध्यम है पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ है सुत्तनीपात, जिसके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि खेती की 2 से 3 बार जुताई होती थी महाजनपदों के अंतर्गत। ठीक है, संख्यायन गृह सूत्र। क्या? संख्यायन के गृह सूत्र में हमें क्या जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के अंतर्गत? मैं हर बार में जो रिपीट कर रहा हूं कि 16 महाजनपदों, तो केवल 16 है महाजनपदों के ही अंतर्गत आने वाले तथ्यों की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, संख्यायन गृह सूत्र से भी हमें क्या चीज मिलती है? बैलों द्वारा खेती करने और हल चलाने का। क्या भाई? बैलों द्वारा खेती करने और हल चलाने और कृषि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा कृषि का जो उल्लेख है, यानी मंत्रों के द्वारा जो प्रक्रिया, खेती की जो प्रक्रिया थी, उसका उल्लेख हमें किससे मिलता है? संख्यायन गृह सूत्र में हमें यह जानकारी मिलती है। किसके अंतर्गत? 16 महाजनपद, यानी महाजनपदों के अंतर्गत हमें आर्थिक विकास से जो जानकारी मिली वो ये मिली कि यहां पर बैलों के द्वारा खेती करने, हल चलाने और मंत्रों के द्वारा कृषि का उल्लेख है। ये जानकारी हमें संख्यायन गृह सूत्र में मिलती है। अब बात करते हैं सूत्र ग्रंथों में, क्योंकि आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जब वेद बने थे तो वेदों के बाद में उनके ब्राह्मण ग्रंथ बने थे, ब्राह्मण ग्रंथों से फिर उपनिषद बने थे, उपनिषदों से अड़ियक बने थे, अड़ियकों से वेदांग बने थे और वेदांगों से सूत्र बने थे, सूत्रों से स्मृतियां बनी थी। तो वो समय, यानी कि जो कि एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ जब ये
अपने अपने भागों में बंटते जा रहे थे। तो उसी प्रकार एक तरफ जब 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था तो उसी दौरान एक तरफ उत्तर वैदिक काल भी चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद भी लिखे गए थे। वो कौन कौन से थे? यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। एक तरफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी विकसित हो चुका था। तो जब 16 महाजनपद थे तो मैंने इसलिए ये चीजें आपकी जानकारी दी क्योंकि पेपरों में मिलाने के लिए ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको इसलिए इन चीजों की जानकारी दे रहा हूं कि उस समय इनके साथ साथ क्या क्या चीजें घटित हो रही थी। तो उत्तर वैदिक काल, 16 महाजनपदों का उदय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और एक तरफ इन्हीं के साथ अभी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि विदेशी आक्रमणों का भी हमला भारत के ऊपर हुआ था। तो हमें इन चीजों की जानकारी कहां से मिली? देखो, सूत्र ग्रंथों से। सूत्र ग्रंथों में हमें क्या जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में? कि 2 प्रकार के जौ कौन से? यव और यवनी। क्या सूत्र ग्रंथों में जो हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के अंतर्गत कि भाई यव और यवनी यानी 2 प्रकार के जौ होते थे कृषि में, और 5 प्रकार के चावल। क्या? कृषि में 5 प्रकार के चावल होते थे। और वो चावल कौन कौन से थे? वो चावल थे कृष्ण ब्रही, महाब्रही, हायन, यवक और पिष्टक। ये हमें जानकारी 16 महाजनपदों के अंतर्गत किसने दी? ये दी थी सूत्र ग्रंथों में कि चावलों जौ के 2 प्रकार और चावलों के 5 प्रकार की जानकारी हमें यहां से मिलती है। और चावलों के नाम कौन कौन से थे उनकी जानकारी हमें किनसे मिलती है? सूत्र ग्रंथों से। अब बात करते हैं जैन और बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में हमें यहाँ के किस चीज की जानकारी मिलती है? जनपदों के अंतर्गत वहां के लोग उस प्रकार क्या क्या करते थे, तो ये जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। चावलों के प्रकार महाजनपदों के अंतर्गत जैन और बौद्ध धर्म हमें बताते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमें बताते हैं कि चावलों के प्रकार कौन कौन से थे। तो रक्तशाली, गंधशाली, कलमशाली और महाशाली, इनका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में। पेपरों में अगर पूछ लिया जाए कि ये जो नाम है रक्तशाली, गंधशाली या कलमशाली या महाशाली किस कृषि के या किस फसलों के नाम हैं और किन ग्रंथों से इसकी जानकारी हमें मिलती है, तो आप आसानी से बता सकते हो ये चावलों के नाम हैं और इनकी जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। और ये किस समय थे? ये उस वक्त थे जब महाजनपदों का विकास क्रम चल रहा था। उस दौरान आर्थिक विकास के अंतर्गत वहां के जो लोग थे वो किस प्रकार की खेतियां करते थे, ये जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथ बताते हैं। बौद्ध ग्रंथ में हमें एक चीज की और जानकारी मिलती है, वो मिलती है ईख की खेती करने का उल्लेख। क्या? ईख की खेती करने का उल्लेख भी हमें बौद्ध ग्रंथ में मिलता है कि उस वक्त 16 महाजनपदों में जो ईख की खेती होती थी इसकी सर्वप्रथम जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। यहां पे जिस पे बहुत अधिक भूमि होती थी, किस पे? जिस मनुष्य पे, जिस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा अधिक भूमि होती थी उसको गृहपति कहते थे। गृहपति और मेंढक, गृहपति और मेंढक राज्य की सेना को क्या देते थे? वेतन भी देते थे। क्या? ये जो मेंढक हैं राज्य की सेना को
वेतन देते थे। इन्होंने, किन्ने, गृहपति और मेंढक जी ने बौद्ध संघ की सेवा के लिए, इसके याद कर लेना, बौद्ध संघ की सेवा के लिए गृहपति और मेंढक जी ने 1250 गौ सेवक की नियुक्ति की थी। कितने? 1250 गौ सेवकों की नियुक्ति की थी। अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक क्या थे? जो संपन्न गृहपति थे, यानी कि किसी पे तो ज्यादा जमीनें थी या ज्यादा कृषि की खेती थी, उन्हें गृहपति, और इनके ऊपर जो अनाथ पिंडक थे वो इनसे ऊपर थे, वो सभी के मुखिया थे, एक तरीके से मुखिया थे, वो संपन्न गृहपति थे। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता था? अनाथ पिंडक। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या किया था? सॉरी, इन्होंने क्या किया था? जेतवन विहार, क्या? जेतवन विहार को बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। 16 महाजनपदों के, यानी सॉरी जनपदों के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज जो उस समय घटी थी कि इन्होंने, अनाथ पिंडक जी ने जैतवन विहार को, जैतवन विहार को बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। खेती के स्वामित्व, यानी खेती का स्वामी, यानी कि जो खेती की जमीन थी उसके स्वामी का, और सीमा संबंधी, क्या? खेती का स्वामी, यानी खेती पर मेरा अधिकार है, उस स्वामित्व के लिए, और सीमा संबंधी झगड़े के लिए, जो कि अपनी किसी भी क्षेत्र की सीमा के लिए जो झगड़े होते थे उसको ग्राम भोजक सुलझाते थे। उस अधिकारी को क्या कहते थे? 16 महाजनपदों के अंतर्गत ग्राम भोजक। अभी मैंने किसी राजवंश के बारे में कोई जानकारी इसके माध्यम से नहीं दी, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये 16 महाजनपदों के अंतर्गत है। तो उसमें क्या क्या करते थे? एक तो स्वामी, खेती का स्वामी और सीमा संबंधी झगड़े, ग्राम भोजक सुलझाते थे। शिल्पी और व्यापारियों के संघ और संगठनों को क्या कहते थे? संगठनों के को क्या कहते थे? श्रेणी। जो शिल्पी थे, जो व्यापारी थे, उनके संघ और संगठनों को श्रेणी कहते थे। उस दौरान हमें जातकों में, क्या? हमें जातकों में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। अब 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो वो जातकों से मिलता है। जातक एक कथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, इनका प्रधान कौन होता था? जेठक। इनका प्रधान जेठक होता था। व्यापार वृद्धि के लिए यहाँ के लोग, क्या? व्यापार वृद्धि के लिए यहाँ के लोग क्या करते थे? पण्य सिद्धि संस्कार, पण्य सिद्धि संस्कार करते थे। इसमें किस देवता की पूजा होती थी? तो इसमें सोम की पूजा होती थी। इसमें व्यापार वृद्धि के लिए, किसके लिए? व्यापार वृद्धि के लिए किया गया संस्कार पुण्य सिद्धि संस्कार था, उसमें सोम की पूजा होती थी। बात करते हैं व्यापारिक मार्ग की। महाजनपदों में व्यापार किन मार्गों के माध्यम से किया जाता था? तो वो थे, व्यापारियों को वणिक या श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारियों को वणिक या श्रेष्ठी कहा जाता था, और इनके मुखिया को सार्थवाह। क्या भाई? व्यापारियों को तो वणिक या श्रेष्ठी, और उनके समूह के जो मुखिया थे व्यापारी, उनको सार्थवाह कहा जाता था। ये थे थल मार्ग के व्यापारी, ये थल मार्ग के व्यापारी थे। अब जल मार्ग के व्यापारी की बात करते हैं।
तो जल मार्ग के व्यापार करने वाले व्यापारियों का मुखिया क्या कहलाता था? वस्तु सवा। क्या? वास्तु सवा कहलाता था। वो कौन था? जो जल मार्ग से व्यापार करते थे उनके मुखिया को वास्तु सभा कहते थे। बात करते हैं जनपदों में उस दौरान कौन कौन से बंदरगाह महत्वपूर्ण थे जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। पश्चिमी तट पर भड़ोच और सोपारा बंदरगाह थे और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त बंदरगाह था। यानी कि हमें पश्चिमी तट पर जब हम व्यापार करते थे उस समय के लोग, तो वहां पर भड़ोच और सोपारा बंदरगाह प्रमुख थे पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर जो व्यापार किया जाता था उस पर महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्त था। ताम्रलिप्त यानी यह बंगाल की खाड़ी में स्थित था और भड़ोच और सोपारा ये अरब सागर के तटीय बंदरगाह थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आर्थिक और व्यापारिक मार्गों की जानकारी दी कि इनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको इनके सिक्कों के बारे में, इनके और ज्यादा व्यापार के बारे में, इनके मार्गों के बारे में जानकारी दूंगा। ये मेरा टॉपिक 6 है। आने वाली वीडियो टॉपिक 7 होगी। और वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। ये वो वीडियो है जो कि केवल महाजनपदों के अंतर्गत पूछे प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको उनकी जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।